अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे साथ फुरकान भाई मौजूद हैं। अगर मैं इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवाऊं तो 10 साल से ज़्यादा इनको ऐप मार्केटिंग फील्ड के अंदर हो चुके हुए हैं। और इनकी अगर एक्सपर्टीज़ की बात की जाए तो मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज़, एड एनालिटिक्स, एडमोब रिपोर्ट एनालिसिस, एडमोब पॉलिसीज़, इन सब में आप हाईली एक्सपर्ट हैं। और आज हम इनसे मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज़, एड एक्सपेरिमेंटेशन, फॉलबैक स्ट्रेटजीज़, मीडिएशन सेटअप की बेस्ट प्रैक्टिसेस, रिपोर्ट एनालिसिस, डिफरेंट बेंचमार्क्स जिसमें हमारे पास एड यूनिट्स के मैच रेट्स और शो रेट्स के बेंचमार्क्स वगैरह भी मौजूद होंगे। साथ ही साथ एडमॉब की पॉलिसीज़ के बारे में डिटेल से बात करेंगे। जी फरकान भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हो? अल्लाह का करम। अच्छा फरकान भाई, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि आपके मुताबिक एक बेस्ट मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका जो यूज़र इंगेजमेंट पॉइंट है और साथ में आपका एड एक्सपोजर है वो एक स्वीट स्पॉट पे परफॉर्म करे, क्या हो सकती है? अच्छा, पहले तो ये कि जब भी मोनेटाइजेशन की बात करें तो वो हाइब्रिड होनी चाहिए। लाइक ये नहीं है कि कम्प्लीटली रिलाई ऑन आईएपी या कम्प्लीटली रिलाई ऑन एड्स। और बाकी अगर हम बात करें कि इन टर्म ऑफ उसका बैलेंस क्या होगा, तो डेफिनेटली आप ना बहुत ज़्यादा अनॉय करो यूज़र को, जो कि नॉर्मली हम लोग मोस्टली कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन हर मार्केट का यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो उसको एनालाइज करते हुए अपनी एड स्ट्रेटजी को मोल्ड करें। बेशक शुरू में कंप्लीटली एक जैसी रखें, लेकिन जैसे आपकी ऐप ग्रो कर रही है तो साथ साथ आप उसको अगर मॉडिफाई कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। सही है। सही है, लेकिन इसमें अगर सपोज करें मैं ये चीज़ देखना चाहूँ कि मुझे अपने एड इम्प्रेशंस पर यूज़र जो है वो कितने एक्सपोज कर दूँ तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जिस तरह भी आपने बात की कि कुछ आपकी जो मार्केट्स होती है वहाँ पे आपका आईए का पोर्शन ज़्यादा एक्सपोज करना चाहिए और कुछ मार्केट्स में आपका आईएपी का एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके नैरेटिव में आपके पास अगर कोई नंबर आप सजेस्ट कर सकें तो। अच्छा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लेट्स सपोज मैंने 1 इंप्रेशन पर यूज़र दिखाना है या 10 इंप्रेशन पर यूज़र दिखाना है। इट्स बेस्ड ऑन बेसिकली एड प्लेसमेंट एंड यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर मतलब एक नेचुरल ट्रांजिशन पॉइंट आ रहा है और आपका यूज़र आप समझते हो कि नहीं अनाय होगा, उसने कोर फीचर यूज़ करना है, उसकी इंटेंशन है टू यूज़, और अगर वो फ्रीमियम मॉडल यूज़ कर रहा है तो डेफिनेटली वो इतना डिस्टर्ब नहीं होगा। फिर बैकएंड पे फॉल करता है कि आपने कौन-कौन से एड नेटवर्क्स यूज़ किए हुए हैं। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ऐप की अगर स्पेसिफिकली बात करें, तो वहाँ पे अगर आपने कोई बहुत ही ज़्यादा एड्स ऐसे यूज़ किए हुए हैं जिनमें 3 स्टेप ऑफ एड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या वीडियो कंटेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो डेफिनेटली यूज़र अनाय होगा। बट जनरली अगर आपने ऐप्स की अगर स्पेसिफिकली बात करें, तो वहाँ पे अगर आपने ऐसे नेटवर्क्स यूज़ किए हुए हैं जो कि इस तरह का यूज़र एक्सपीरियंस नहीं देते या एड्स एक्सपीरियंस इस तरह का नहीं है, तो वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से 2 इंप्रेशन पर यूज़र भी लगा सकते हो। डिपेंड्स ऑन यूज़र बिहेवियर कि अगर वो सेशंस मल्टीपल कर रहा है तभी वो इतने इंप्रेशंस पर यूज़र के अकाउंट पे। अगर एड फॉर्मेट पे बात करें, उसका भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि हम कहें 5 इंप्रेशन पर यूज़र होंगे या क्या होगा। इट डिपेंड्स ऑन नेचुरल ट्रांजिशन पॉइंट्स और आप कौन-कौन से एड फॉर्मेट्स यूज़ कर रहे हो। इंटरस्टेशियल यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली उसके इंप्रेशन पर यूज़र ज़्यादा नहीं होने चाहिए क्योंकि उसका अनोयंस लेवल जो है वो ज़्यादा है और उससे यूज़र आपका चार्मी होगा। सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा अगर आप से ये पूछा जाए कि रिक्वेस्ट ऑप्टिमाइजेशन कितनी इम्पोर्टेंट है तो इसके बारे में आप मतलब क्या बताना चाहेंगे? और आपके मुताबिक जो ऐड रिक्वेस्ट है वो कितना जो है वो आपके रेवेन्यू को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पेक्ट कर सकती है? अच्छा, अगर तो देखें, रिक्वेस्ट बेसिकली आप कर रहे हो गूगल के सर्वर को, जो कि आपके इम्पैक्ट करेगी मैच रेट्स को। अगर अनइंटेंशनली डेवलपर से कोई मिस्टेक हो गई और वो मल्टीपल रिक्वेस्ट कर रहा है, या आपने ऐड कैशे की स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे डिफरेंट एक्सपीरियंस है उसका। और अगर जर्नल बिहेवियर है कि आप n-1 के ऊपर, लाइक n इज वो पोजीशन जहाँ पे आपने ऐड शो करना है, अगर -1 के ऊपर आप उसकी रिक्वेस्ट कॉल कर रहे हो तो उसका बिहेवियर ये होगा। अगर आपने प्री लोडिंग यूज़ की हुई है, कुछ एड्स कुछ स्क्रीन पहले यूज़ किए हुए हैं, तो उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि आप अपनी ऐप में कौन सा बिहेवियर लेके चलना चाह रहे हो। नॉर्मली लोग ऐड कैशे भी यूज़ करते हैं, प्रीलोड भी जिसे कह लें सिमिलर है, वो यूज़ करते हैं। n-1 के ऊपर मोस्टली लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं ताकि उसका जो
टाइम है उसको देखते हुए एडजस्ट कर ले। लेट्स सपोज अब रिक्वेस्ट का जो पैटर्न है ना वो हर जियो के अंदर डिफरेंट है कि आपने रिक्वेस्ट की और उस पे आपको रिस्पांस मिल रहा है। लेट्स सपोज वो आपके हाई एंड कंट्रीज है तो वहां पे कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर आपका एड लोड होके आपको रिटर्न कॉल बैक वापस मिल जाएगा, एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी गूगल सर्वर से कि यू एड इज लोडेड, अब आप सर्व कर सकते हो। लेकिन अगर सेम पोजीशन है, आप सेम एड रिक्वेस्ट यूज कर रहे हो और आपका थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लाइक मैं अगर कहूँ इंडिया पाकिस्तान जहाँ पे इंटरनेट्स बहुत अच्छे नहीं है, वहाँ की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या है कि नॉर्मली अगर 2 मिली सेकेंड्स में अगर टीयर 1 के अंदर ऐड आ रहा है तो इन जियोस के अंदर आपका ऐड हो सकता है कि 5-10 मिली सेकेंड्स तक भी चला जाए। अब वहाँ पे आपने फिर बैलेंस करना है कि आपने ऐड स्ट्रेटजी अपनी जियो वाइज एडिट करनी है या फिर आपने एक ही सिनेरियो रखना है। तो वो आप अगर रिक्वेस्ट को एनालाइज कर रहे हैं उस पैटर्न को कि कितने मिली सेकेंड्स में आपका ऐड लोड हो रहा है बैक एंड पे, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, अदरवाइज कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप इन स्ट्रेटजीज़ में, जिसमें बेशक कैशे करने की स्ट्रेटजी हो या N-1 की स्ट्रेटजी हो, तो आप के मुताबिक जो बेस्ट रिकमेंडेड स्ट्रेटजी है कौन सी होनी चाहिए? क्योंकि आप अक्सर देखने में आया कि जब आप ऐड को कैशे करके रख रहे होते हैं और उसको शो करवाने में टाइम लेते हैं तो गूगल का जो एल्गोरिथम है वो आपको पेनलाइज करता है इन टर्म्स ऑफ CPM। अच्छा, ऐड कैशे में ये है कि आपके शो रेट्स डेफिनेटली इम्पैक्ट होंगे कि आपने 3 एड्स कैशे करके रख ली, अब यूज़र उस ट्रांजिशन तक नहीं पहुंच रहा जहां पे वो ऐड शो होना था, तो डेफिनेटली आपके मैचेस तो लेट्स सपोज 90 to 100 है लेकिन आपका शो रेट जो है वो डिक्रीज होगा। तो अब इस पैटर्न में आपने खुद देखना है कि आपने कितने ऐड कैशे कराने हैं, बट शो रेट आपके लिए अगर मैटर कर रहा है, आप समझते हो कि ठीक है मेरी स्ट्रेटजी में शो रेट्स ऑप्टिमाइज होना चाहिए मोर देन 80% या मोर देन 70%, तो आप ऐड कैशे डेफिनेटली नहीं यूज करोगे क्योंकि उसमें आप एड्स इतने लोड करा रहे हो, अगर यूजर वहाँ बिहेवियर के अकॉर्डिंग, यूजर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यूजर वहाँ तक नहीं जा रहा, आपके शो रेट्स इम्पैक्ट होंगे। मोस्टली जो मार्केट में बहुत ज्यादा यूज होती है वो N-1 वाली ही है कि लेट्स सपोज अगर स्प्लैश का ऐड है या लैंग्वेज का ऐड है या होम पे कोई इंटरस्टेशियल ऐड आना है तो वो जो भी उससे प्रीवियस स्क्रीन होगी वो उसके ऊपर आप उसको कॉल कर लोगे। तो जनरल प्रैक्टिस ये है, मोस्टली N-1 ही यूज हो रहा होता है और वो मेरा ख्याल है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में बेस्ट सूटेबल है। सही है। और इसके अलावा फुरकान भाई, अगर आपसे स्ट्रेटजीज़ के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन की जाए और आपसे ये पूछा जाए कि फॉल बैक स्ट्रेटजीज़ के बारे में आप क्या क्या बता सकते हैं? लाइक सपोज करें आपके पास एक प्लेसमेंट है, वहाँ पे आपने इंटरस्टिशियल कॉल किया, वो आपको मैच नहीं हुआ, तो उसके बाद आप उसको किसी नेक्स्ट प्लेसमेंट के लिए उसके ऊपर कोई फॉल बैक के ऊपर या कोई और मतलब लाइक रिवॉर्डेड के ऊपर, हम रिवॉर्डेड वीडियो के ऊपर रिवॉर्डेड इंटरस्टिशियल भी समटाइम लगा देते हैं। तो ये फॉल बैक जो स्ट्रेटजीज़ हैं ये किस तरीके से जो है वो वर्क करती हैं और आपकी एड ऑप्टिमाइजेशन में कितना जो है आपको हेल्प आउट कर सकती हैं? अच्छा, जब आप फॉल बैक यूज कर रहे होगे ना तो फॉल बैक के केस में आपके एक ऐड का जो भी आप फॉल बैक पे यूज कर रहे हो उसका शो रेट ऑप्टिमाइज नहीं होगा, ठीक है, वो अंडरस्टूड है, आप पहले से आपको आइडिया है कि ये मैं फॉल बैक पे यूज कर रहा हूँ, इट कैन शो इट कैन नॉट। तो उन दोनों को देखते हुए ठीक है आपने फिर देखना है कि अगर आपका शो रेट आपका आप कंसर्न नहीं है फॉर दैट स्पेसिफिक फॉल बैक ऐड, वो रिवॉर्डेड इंटरस्टेशियल भी हो सकता है, इंटरस्टेशियल भी हो सकता है, तो यू कैन यूज इट, ठीक है। लेट सपोज अगर आपके पास रिवॉर्डेड वीडियो की डिमांड नहीं अवेलेबल उस टाइम पे, रिवॉर्डेड इंटरस्टेशियल की है, तो आपका ऐड वहां पे सर्व हो जाएगा और आपका जो इंप्रेशन है वो काउंट हो जाएगा, विच इवेंचुअली बेनिफिट यू इन टर्म ऑफ रेवेन्यू। लेकिन अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी यूज करे हो कि आप एक ऐड को मल्टीपल लोकेशंस पे यूज करे हो कि यहाँ पे नहीं शो हुआ, चलो मैं यहाँ पे यूज कर लूँ, मैं यहाँ पे यूज कर लूँ, अब इस केस में उस प्लेसमेंट या उस एड यूनिट का शो रेट तो बहुत अच्छा होगा, बट आप ये नहीं ट्रैक कर सकते कि वो एक्चुअली आपने कहाँ पे शो किया फ्रॉम एडमॉब नंबर। लेकिन अगर आपने बैकएंड पे उस पे इवेंट्स लगाए हो, आप पैरामीटर्स में फायरबेस पे जाके ट्रैकिंग कर रहे हो, तो फिर हो सकता है कि आप उसको एनालाइज कर लो कि मेरा ये ऐड इस प्लेसमेंट पे कितनी परसेंट शो हुआ, इस प्लेसमेंट पे कितने परसेंट शो हुआ, और जनरली क्या है उसको अगर जियो पे डिवाइड करके देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम टीयर 1 टीयर 2 के अंदर सेम प्लेसमेंट पे शो हो रहा है, बट टीयर 3 के अंदर या फिर कुछ टीयर 2 के जियोस भी ऐसे होंगे कि जहाँ पे वो नहीं सर्व हो रहा होगा और टाइम ज़्यादा ले रहा होगा और उसमें आपके फॉल बैक के एड्स आ रहे होंगे। सही हो गया। अच्छा फुरकान भाई, एक और जो चीज़ बताइएगा कि सपोज करें जब हम ये फॉल बैक स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो हमें पर यूज़र इम्प्रेशन का जो कैलकुलेशन है वो दोनों को कंबाइन करके डाटा को देखना चाहिए या वन बाय वन? हाँ, यस, उस पे फिर डेफिनेटली आपको अगर आप प्लेसमेंट को ट्रैक करना चाहते हो कि उस
प्लेसमेंट के ऊपर आपका इंप्रेशन काउंट क्या है, तो डेफिनेटली आपको फिर दोनों को कैटर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे फिर यही मसला है, अगर आपने फायरबेस के इवेंट्स या कोई भी और इवेंट ट्रैकिंग नहीं लगाई हुई, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि कितने परसेंट उसके इंप्रेशन आप उस प्लेसमेंट के लिए एडजस्ट करोगे। अगर इवेंट्स हैं तो वो आपको बता देगा कि ये एड यूनिट इस प्लेसमेंट के ऊपर इतनी यूजर्स को शो हुआ और इसका काउंट ये था, फिर आप उसको इंप्रेशन में से माइनस करके ले सकते हो। सही है। और उसके अलावा जो हमारे पास एडमोब की रिपोर्ट्स हैं वो भी तो हमें हेल्प आउट कर सकती है ना ये सारी की सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करने में, अगर हमने इवेंट नहीं भी लगाए तो। कर सकती हैं, बट लेट सपोज अगर आपने इवेंट्स नहीं लगाए हुए और आपका फॉल बैक एड एक से ज्यादा जगह पे शो हो रहा है, जी। तो वहां पे फिर आप उसकी डिवीजन नहीं कैलकुलेट कर सकते कि 50% है या 30-70 है या क्या उसकी रेशो दूंगी। सही है, सही है। और अगर मैं आपके पास आपसे डिफरेंट सेशंस की एड स्ट्रेटजीज की बात करूं तो वो बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है? मार्केट में मतलब ऐप टू ऐप लोग कंपनी टू कंपनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं। कुछ टाइम बेस्ड यूज कर रहे होते हैं मोस्टली इंटरस्टेशंस के ऊपर, कुछ सेशन बेस्ड यूज कर रहे होते हैं, कुछ एवरी सेशन के अंदर उसका जो भी नेचुरल ट्रांजिशन है वहां पे यूज कर रहे होते हैं। जो चीज आपके लिए वर्क कर रही है मैं कहूंगा कि वो आपके लिए बेस्ट है, बट आप एक दफा अगर अपनी स्ट्रेटजीज को एक्सपीरियंस जरूर कर लो एक्सपेरिमेंटेशंस करके कि आप जो समझ रहे हो कि लेट्स से सेशन वाली स्ट्रेटजी के लेट्स सपोज मैंने 5 इंप्रेशंस पर सेशन का काउंट अगर रखा हुआ है और वो जब भी मीट हो रहे हैं और मेरा अगर यूजर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है और 5 सेशंस बड़ी जल्दी कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप बेसिकली अपने इंप्रेशन काउंट को इतना ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ आपने। यूजर आपका ज्यादा प्ले कर रहा है लेकिन डेफिनेटली उसके साथ फिर आपके रिटेंशन मैट्रिक्स भी एसोसिएटेड हैं जो कि या प्रोडक्ट मैट्रिक्स एसोसिएटेड हैं, तो ये बैलेंस आपने खुद एडजस्ट करना है। इसका कोई बेंचमार्क नहीं है कि मैं कहूँ अगर 16% मेरी रिटेंशन है तो मेरे लिए 5 इंप्रेशन पर यूजर इन अ सिंगल सेशन बेटर है या 10 बेटर है। ये अप टू यू है कि आप क्या सॉल्व करना चाह रहे हो। इफ रिटेंशन इज योर मेजर प्रॉब्लम तो डेफिनेटली वो एड से ज्यादा अनोइंस है यूजर की, आप एड के इंप्रेशन पर काउंट को एडजस्ट करके कर सकते हो। और उसके अलावा रिसेंटली मैं एक डिस्कशन कर रहा था जिसमें एक क्वेश्चन ये आया था कि सपोज करें हम अपने इंप्रेशंस पर यूज़र का जब सेशन बढ़ा देते हैं तो फिर गूगल क्या करता है, हमें चीप यूज़र लाग देता है। तो बेसिकली उसमें एक मेरे ख्याल में जो कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि जब आप इंप्रेशंस पर यूज़र बढ़ाते हो तो आपका जो रिटेंशन का मैट्रिक है वो बेसिकली जाके इम्पैक्ट होता है, जिससे फिर आपका जो ओवरऑल ऐप का टाइम स्पेंड है वो भी कम होता है, नंबर ऑफ सेशंस वो भी कम होते हैं। तो इस तरह जो आपका आरपू है या आरपीवी है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसके बारे में अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो शेयर। नहीं डेफिनेटली होगा। असल में हम ज्यादा चीजें गूगल के एंड पे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, बट वो एक ब्लैक बॉक्स है। आपको नहीं पता कि 100% वहां वही आपको वो ऐड ला के दे रहा है, वो क्यों ऐसा करेगा। उसकी इंटेंशन ये नहीं होगी कि वो आपको आपने एक लेट सपोज आपका पाकिस्तान में यूजर चल रहा है तो उस टाइम पे पाकिस्तान में जो भी हाईएस्ट बिडर है उसकी कोशिश ये होगी पहले उसी के ऐड सर्व करे, और हाईएस्ट बिडर मींस हाईएस्ट सीसीपीएम, ठीक है, तो वो कभी भी नहीं करेगा। लेकिन हाँ अगर आपके बाकी प्रोडक्ट मैट्रिक्स इतने अच्छे नहीं है तो डेफिनेटली उसके एल्गो ने ये जरूर आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि इस ऐप पे मोस्टली इस तरह का यूजर है तो मुझे इस तरह के यूजर के लिए सर्व करना है, फिर पीछे सारी एडवर्टाइजमेंट की लॉजिक को लेके वो आपको ऐड सर्व कर रहा है। तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर कर रहा है, 100% नहीं, लेकिन हम अपनी ऐप को एनालाइज करने के बजाय 100% उस पर डाल देते हैं कि वो हमें ऐसे ऐड सर्व कर रहा है। वो हमें ऐसे ऐड सर्व कर रहा है या जो हमें यूजर ला के दे रहा है वो अच्छा नहीं है एक्विजिशन साइड। बिल्कुल। अच्छा फुरकान भाई, एक और मुझे चीज़ बताइएगा कि जो डिफरेंट सेशंस हैं, सपोज करें फर्स्ट टाइम जो यूज़र आता है फर्स्ट सेशन करता है, उसके बाद जो सेकंड ऑनवर्ड सेशन करता है, तो उनके बीच में स्ट्रेटजीज को आप किस तरह से मैनेज करके चलते हैं? अच्छा उसके बीच में मैनेज हो सकती है, बट मेरा ख्याल है कि वो आपने अपने लिए ऑपरेशनल बहुत ज़्यादा फिर एक्सटेंसिव कर लिया कि अगर आपने 2-3-4 सेशंस में एड यूनिट्स को हैंडल कर रहे हो और इतनी डुप्लीकेशंस हैं और अभी जो मीडिएशंस वाले कंसर्न हैं वो फिर आपने अपने लिए एक ऑपरेशनल इतना ज़्यादा बड़ा कर लिया है कि आपके लिए फ्यूचर में जब आप उसको स्केल कर रहे होगे वो मैनेज करना मुश्किल होगा। क्योंकि लेट सपोज एक यूज़र फर्स्ट सेशन में आया, ठीक है, अभी लेट सपोज मैं कहता हूँ पाकिस्तान के यूजर है या शहजाद ही यूजर है। अब शहजाद का एक जनरल पैटर्न है जो उसकी एडवर्टाइजमेंट आईडी के अगेंस्ट मैप हुआ हुआ है, तो गूगल ने जब एड सर्च करने हैं तो उसको उसकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग एड सर्च करने,
ठीक है, और उसकी एडवर्टाइजमेंट आईडी में लेट सपोज लास्टली उसने कुछ सर्च किया था कि मैंने ईद आ रही है तो कोई सूट परचेज करना है, अब उसको मोस्टली एड्स उस तरह के आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, या फिर जो भी उस टाइम पे अगर हिस्ट्री से नहीं मैच कर रहा, जो भी मोस्ट रेलिवेंट है गूगल के एल्गो के अकॉर्डिंग वो सर्व होगा। तो इसमें मेरा ख्याल है सेशंस को इतना ज्यादा मैटर नहीं करते, क्योंकि अगर आप ये देखो कि आपके मल्टीपल सेशंस के इंप्रेशन एक आईडी पे आ रहे हैं तो वो बेसिकली एवरेज आउट कर रहा है उसको। पहले सेशन का अगर ईसीपीएम हाई था, दूसरे का लो होगा, तीसरे का उससे लो, चौथे का उससे। अगर मैं डिवाइड भी कर दूं तो उन आईडीज को मैं जब लेके क्लब करूंगा, ठीक है, तो एट द एंड कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर हुआ भी तो 2 to 5% हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 to 5% के लिए मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम एफर्ट करना चाहते हैं या नहीं करना हाँ, एफर्ट वर्सेस रिवॉर्ड है। फिर आप देख लो कि अगर कितना रिवॉर्ड है उसके अगेंस्ट आपने कितनी एफर्ट करनी है। सही है। और अगर मैं आपसे बात करूं लाइक बैनर नेटिव एड्स की, तो इन फॉर्मेट्स के लिए जो बेस्ट प्लेसमेंट्स हैं वो आपके एक्सपीरियंस में कौन सी जो है वो मतलब सपोज करें बैनर है, उसको अगर आप टॉप पे यूज़ करें तो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, उसके बाद अगर आप बॉटम पे यूज़ करें तो क्या क्या ईसीपीएम और बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, इसमें बेसिकली सीटीआर वाला कंसर्न है, क्योंकि कॉल टू एक्शन बटन जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं नेटिव में, और मोस्टली यूजर्स को डिसीव किया जाता है कि कॉल टू एक्शन बटन बड़ा यूज कर लिया, अब यूजर को नहीं समझ आ रही कि उसके क्या करना है, तो वो वहां पे क्लिक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका सीटीआर बहुत आया है। तो प्लेसमेंट वाइज मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि ऊपर रखेंगे तो ईसीएम बेटर आएगा, नीचे रखेंगे तो कम आएगा, या नीचे ज्यादा आएगा ऊपर कम आएगा। एक्सपेरिमेंटेशन इज बेसिकली की टू दिस। आप उसको एक्सपेरिमेंट कर लो, जो भी आपकी अगर 10 प्लेसमेंट्स हैं तो 10 की 10 पे ऊपर नीचे की प्लेसमेंट्स आप उसको एक्सपेरिमेंट कर लो। अब हो सकता है 2 प्लेसमेंट्स के ऊपर टॉप आपके लिए ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा हो और बॉटम बाकी 8 प्लेसमेंट्स में ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा हो, तो वाइस वर्सा आपका सिनेरियो है। बट जनरल डिफरेंस की अगर बात करें नेटिव वर्सेस बैनर, ये है कि आपका रिफ्रेश का एक डिफरेंस है, और साइजेस के कुछ डिफरेंस हैं, और आपकी कस्टमाइजेशन के डिफरेंस है कि नेटिव मोस्टली कस्टमाइजेबल है, आप उसको जितना कस्टमाइज कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट उसके डिजाइन्स बना सकते हो। बट बैनर के केस में कुछ फिक्स्ड बने हुए फॉर्मेट्स हैं या डिजाइन है, उन्हीं को आप यूज कर सकते हो, और वो आपकी प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग अब आपने रिफ्रेश रखा हुआ है कि कितना रखा हुआ है, जो यूजर जनरली आपको गूगल अलाउ करता है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, या गूगल ऑप्टिमाइज पे छोड़ सकते हो। अब वो रिफ्रेश अगर कर रहे हैं और यूजर को बार बार एक नया ऐड आ रहा है, तो इंटेंशन उधर भी यूजर की ही होगी। अगर वो उसकी पर्सनलाइज्ड के अकॉर्डिंग आ रहे हैं एड्स, तो क्लिक वहां पे भी अच्छा हो सकता है। बट इस पे कोई बैट रूल नहीं है कि ऊपर बेटर है या नीचे बेटर है। हाँ, आप एक्सपेरिमेंटेशन करो अपनी ऐप के अकॉर्डिंग, अपनी ट्रैफिक के अकॉर्डिंग। अगर टॉप पे ज्यादा बेटर रिजल्ट्स हैं, इवन दो वहां पे अगर सीटीआर कम भी है और आपको ईसीपीएम अच्छा मिल रहा है, आपको रेवेन्यू अच्छा मिल रहा है, तो आप टॉप पे रख लो, नहीं तो बॉटम पे रख लो, अगर बॉटम पे आपके लिए वो ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है तो। और जो सीटीआर की अगर नॉर्मल रेंज की बात करें बैनर नेटिव की, तो क्या होनी चाहिए? अच्छा, बैनर नेटिव की कोई इतनी एग्रेसिव नहीं होती, बट सम प्लेसमेंट्स के ऊपर काफ़ी हाई भी होती है। लाइक मोस्टली इंडस्ट्री ये प्रैक्टिस फॉलो कर रही है कि लैंग्वेज स्क्रीन के ऊपर नेटिव ऐड लगाया जा रहा है। अब वहाँ पे क्या है कि यूज़र को अगर आप नहीं समझ आ रही कि आपने बिल्कुल टॉप पे कहीं पे छोटा सा बटन दिया हुआ है एक टिक का, डन का, तो यूज़र जल्दी में है और वो आके आपके उस सीटीए को ले लेगा, तो वहां पे आपका सीटीए डेफिनेटली हाई होगा। लेकिन अगर विद इन ऐप की बात करें, जो आपने प्लेसमेंट्स यूज किए हैं, वहां पे कंपैरेटिवली आपका सीटीआर लो होगा, और इट वेरीज बिटवीन 5 to 10 और समटाइम्स वो 30s तक भी होता है, 40s तक भी होता है। स्पेशली ये लैंग्वेज की स्क्रीन के ऊपर तो मैंने 40s में खुद भी देखा हुआ है। अच्छा फुरकान भाई, अगर क्या नाम है इसका, मैं आपसे फॉर्मेट वर्सेस फॉर्मेट की बात करूं, ठीक है, जिसमें हमारे पास सपोज इंटरस्टिशियल को आप अपने ऐप ओपन के साथ वर्सेस करके टेस्ट आउट करना चाहते हैं, तो इसमें आपके पास जो अगर स्टैटिस्टिकली बात की जाए तो क्या चीज़ जो है ना वो बेस्ट वर्क कर सकती है? अच्छा, लाइक हर प्लेसमेंट के ऊपर आप ये नहीं एक्सपेरिमेंट कर सकते, ये स्ट्रेटजी नहीं लेके जा सकते। जनरली आपके पास ऐप ओपन के लिए एक ही मोस्ट सूटेबल जो पोजीशन है वो आपका ऐप स्टार्ट ही है, वहाँ पे आप ऐप ओपन वर्सेस इंटरस्टिशियल के एक्सपेरिमेंटेशंस कर सकते हो। बट इसमें वेरिएंस ये है कि आप जब एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो तो ऐप ओपन जनरली उस लोकेशन के लिए आपके स्प्लैश टू होम के जो ट्रांजिशंस हैं वहाँ पे मोस्टली यूजर ड्रॉप ऑफ
ऐड की वजह से कम होगा, बट अगर आप इंटरस्टेशियल यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली यस होगा। अगर आपने हाई एंगेजमेंट ऐड यूज किए हुए हैं या मीडिएशंस में आपने वो नेटवर्क्स भी साथ मीडिएट किए हुए हैं जो कि इस तरह के हैं 3 स्टेप ऑफ एड्स, इवन दो आप गूगल भी सर्व करता है हाई एंगेजमेंट पे, बट उसकी अनोइंस फिर भी कम है कंपेयर टू अदर एप्स, क्योंकि उनके सीटीएस काफी हाई होते हैं कंपेयर टू गूगल भी। तो अब इस प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट जरूर करना चाहिए, जियो वाइज भी कर सकते हो, जर्नल भी कर सकते हो फॉर ऑल। तो लेकिन अगर इन टर्म ऑफ ईसीपीएम बात करें तो यस, इंटरस्टेशियल का ईसीपीएम बेटर है, बट इंटरस्टेशियल उस प्लेसमेंट्स के लिए डिजाइन नहीं है, ऐप ओपन ही है और मोस्टली लोग रेवेन्यू की वजह से या हाई सीपीएम की वजह से उस प्लेसमेंट के ऊपर इंटरस्टेशियल्स को यूज कर रहे हैं, विच इज फाइन। अगर आपको गूगल पिनलाइज नहीं कर रहा उस पर तो आप यूज करो, नो वरीज। और उसके अलावा फरकान भाई क्या नाम है इसका, ये पूरी की पूरी जो हमारे पास ऐड कॉलिंग और उसके अलावा अगर हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस को अगर देखना चाहें और अंडरस्टैंड करना चाहें कि ये एक ऐड सर्विंग का जो प्रोसेस है वर्क किस तरह से करता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे काइंडली। अच्छा, एड सर्विंग का पूरा प्रोसेस ये है, लेट सपोज आपकी एक ऐप है और दूसरे एंड पे आपने एडमॉब यूज किया हुआ है एज अ मीडिएशन या स्टैंड अलोन भी, तो आपकी ऐप रिक्वेस्ट कर रही है जो कि गूगल के सर्वर पे एक रिक्वेस्ट जा रही है, देन गूगल उस पे आपको रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स में वो आपको ऐड भेज देगा जो भी आपने फॉर्मेट डिफाइन किया हुआ है ऐड कॉल में या ऐड यूनिट डिफाइन किया हुआ है उसके अगेंस्ट वो आपको उसकी जो भी कोडिंग थी उसके अगेंस्ट उसने आपको रिटर्न दिया। अब उसमें सर्टेन कॉल बैक्स हैं, ऐड लोडेड की है, ऐड फेल की है, फिर जब आपके पास ऐड लोडेड है आपने चेक किया उसको और आपने ऐड शो कर दिया, देन शो पे भी आपके कुछ कॉल बैक्स हैं, अदर यूजर ने क्लोज किया नहीं किया, ठीक है, सीटीए लिया या क्लिक किया, तो ये सारी उसके फिर कॉल बैक्स हैं। और उसके बाद जब उसने लेट सपोज क्लोज कर दिया तो आपने अपनी ऐप में ट्रांजिशन देख ली कि आप इस स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे चले गए। तो जनरली तो ये एक पूरा सिस्टम है। लेट सपोज अगर इसके पीछे आपने मीडिएशन सर्व की हुई है, पूरा एक मीडिएशन का सेटअप बनाया हुआ है, तो डेफिनेटली वहां पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा होगा कि जितने भी नेटवर्क्स आपने मीडिएशन में यूज किए उन सबको वो पुश करेगा कि भाई अब मुझे इन रिटर्न, अब ये सारा प्रोसेस उसी के सर्वर पे ही हो रहा है कि इन रिटर्न मुझे दो के आपके उस टाइम पे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऐड क्या है, उसको वो एनालाइज करते हुए जो भी हाईएस्ट वैल्यू अपनी दे रहा है और बिडिंग में उसने पार्टिसिपेट किया है वो वाला ऐड आपको कॉल बैक में वापस रिटर्न कर देगा एंड देन यू कैन शो इट। अच्छा, और इसके अलावा फरकान भाई अभी जो हम पीछे डिस्कशन कर रहे थे फॉर्मेट वाइज या फिर अनाउंस ऑफ इंडस्ट्रियल ऐड, इस पे एक और जो चीज़ देखने को मिलती है कि आपका जो यूज़र है जब आप ऐप ओपन करता है तो स्प्लैश से होम तक की जो आपके पास परसेंटेज यूज़र है वो ड्रॉपेज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो ड्रॉप आपके एड्स के साथ कितना परसेंट लिंक्ड है और उसके बाद आपकी ऐप के एक्सपीरियंस के ऊपर कितना लिंक्ड है, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि हम अपनी ऐप के अंदर लंबी लंबी ऑनबोर्डिंग स्क्रीन्स बना देते हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल स्क्रीन्स आ जाती हैं और उनका पर्पस सिर्फ ऐड सर्व करना होता है, लाइक लैंग्वेज की स्क्रीन ऐड कर दी, लैंग्वेज के उसके बाद डन के ऊपर आपने इंटरस्टिशियल लगा दिया, उसके अलावा और बहुत सारे कोई पे वॉल दिखाई, पे वॉल के ऊपर उसके क्रॉस पे इंटरस्टिशियल ऐड लगा दिया। तो ये कुछ जनरल प्रैक्टिसेस है, अगर आप मतलब हम ऐप्स को टेस्ट आउट कर रहे होते हैं तो ये प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं। तो ये किस यूज़र के एक्सपीरियंस को प्लस आपकी ऐप के रेवेन्यू को कितना इम्पैक्ट करती हैं ये प्रैक्टिसेस? अच्छा, इसमें सिर्फ हम ऐड को जैसे शहजाद ने भी बता दिया कि सिर्फ ऐड नहीं है, अगर हमने स्क्रीन्स अपनी इतनी ज़्यादा लगाई हुई हैं बीच में कि यूज़र को कोर एक्शन तक पहुंचने में 10 स्टेप से गुजरना पड़ रहा है, तो हमें हर स्टेप को एनालाइज करना पड़ेगा कि स्प्लैश, देन ऐड, देन आपकी लैंग्वेज, फिर ऐड, फिर आपने ऑनबोर्डिंग डाली हुई, फिर ऐड, फिर कोई पे वॉल भी है, फिर वो होम पे पहुंच रहा है, तो डेफिनेटली इस पूरी जर्नी के अंदर यूजर ड्रॉप हो रहा है, हर स्क्रीन हर ट्रांजिशन के अंदर कुछ ड्रॉप ऑफ होगा। बट लाइक एड इज मोस्ट अनाइंस, क्योंकि और मोस्ट अनाइंस तब होगा जब आपने उसमें हाई एंगेजमेंट एड सर्व किए हुए हैं, यूजर को वेट करना पड़ेगा 15 सेकंड्स प्लस भी हो सकता है, बट जनरली इट्स 10 to 15 सेकंड्स, तो वहां पे वेट करना। अब अगर एक यूजर बड़ी जल्दी में है और उसने कोई एक्शन परफॉर्म करना था या उसको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए था, फाइल में सर्च कर रहा है, तो आपकी ऐप में सर्च करने आया था, तो डेफिनेटली वहां पे फिर उसकी जो अनायंस है वो और बढ़ जाएगी और वो ड्रॉप ऑफ, उस दफा तो शायद उसने वो पूरा एक्शन परफॉर्म कर लिया क्योंकि वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने आया था, बट नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि उसके बाद जब उसने अपना पर्पस सर्व कर दिया वो आपकी ऐप ही रिमूव कर दे। अब ये पूरा एक फनल है जो आप अपने कोर एक्शन तक बनाओगे और फिर आइडेंटिफाई करोगे कि मोस्टली ड्रॉप ऑफ किधर है, फिर उस ड्रॉप ऑफ को की रीजंस को लेते हुए आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सही हो गया। लेकिन तो जब पता होगा तभी हम उसको हाँ आइडेंटिफाई करके
उसको फिक्स कर सकते हैं। अगर नहीं पता, हमने फनल्स नहीं बनाई हुई, तो फिर डेफिनेटली हम कहेंगे कि ठीक है ये ऐड की वजह से ही है। हाँ, और उसके अलावा दूसरी एक और चीज़ ये है कि हम इस चीज़ को प्रॉब्लम समझते ही नहीं है। हम समझते हाँ, हैं बस इसलिए ऐड की वजह से हुआ है, या फिर गूगल ने हमें जो है वो यूज़र अच्छा नहीं ला के दिया। हाँ, फिर दूसरी चीज़ जो एसोसिएटेड है वो रेवेन्यू है। डेफिनेटली अगर आप ऐड को कट कर रहे हो, तो वहाँ पे आप जितना भी आपका पोर्शन ऑफ रेवेन्यू था, जो भी उस स्पेसिफिक प्लेसमेंट का शेयर था, वो आपका कट हो जाएगा। अब वो आपने खुद बनाना है कि लेट्स सपोज उस प्लेसमेंट के ऊपर यूजर को दिन में एक दफा ऐड आए, अगर आपका यूजर उस ऐप पे मल्टीपल सेशंस करता है। अगर आप कहते हो कि नहीं दिन में 2 दफा है, अब इट्स अप टू यू है और आपकी ऐप के बिहेवियर के ऊपर है, तो आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। आपकी अनोइंस उतनी कम हो जाएगी और यूजर पहले अगर लेट्स सपोज लेस रिटेन हो रहा था, आप थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा फुरकान भाई, एक और मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम मीडिएशन की बात करें, अभी आपने मीडिएशन का जिक्र किया, तो हम्म, मीडिएशन एक तो जो चीज़ हमारे पास देखने को मिलती है, एक हमारी ऐड की लेटेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है। ठीक है, ऐड लोड हम्म, होने में हमारे पास टाइम लग जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसी की बेस पे फिर हमारा वही यूज़र ड्रॉपेज और बाकी सारा जो फिनोमेना है वो दोबारा से अकर होता है। और अगर हम्म। हम मीडिएशन के सेटअप करना चाह रहे हैं अपनी ऐप के अंदर, तो हमारे पास कौन सी ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनके थ्रू हमें मीडिएशन सेटअप करनी चाहिए? ऐसे कौन से बेस्ट नेटवर्क्स हैं जिनको इंटीग्रेट करना चाहिए? अगर आप बिडिंग और वाटरफॉल को दोनों को सेपरेटली थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं काइंडली। अच्छा, पहले अगर इसके एक्सपीरियंस की बात करें, तो डेफिनेटली आप जो नेटवर्क्स यूज कर रहे हो, अदर देन 1 2 3 नेटवर्क्स, बाकी सब में जो ऐड का एक्सपोजर है यूजर के लिए, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। वो 2 to 3 स्टेप्स में होता है। वीडियो आती है, फिर एक ऐड आता है, फिर वो इधर गूगल प्ले पे ले जाता है, या फिर आपको उसी स्क्रीन पे डाउनलोड के सीटीएस वगैरह देता है। अब काफी हद तक यूजर जो कि फ्रीमियम मॉडल यूज कर रहा है, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है कि ये चीज उसको आएगी। ठीक है। और अप टू यू है कि अगर आपका ड्रॉप ऑफ, जो हमने पहले भी जिक्र किया, वो एक प्लेसमेंट की वजह से बहुत हाई है, तो वहां पे आप अपनी मीडिएशंस को एडजस्ट भी कर सकते हो कि रादर वो सारे नेटवर्क जो गेमिंग नॉन गेमिंग है वो आप यूज करो, आप कुछ स्पेसिफिक एड नेटवर्क्स यूज कर सकते हो। और इन टर्म अगर पूरी मीडिएशन को हम ब्रेक डाउन करें, तो उसके दो ही पोर्शंस हैं। वन इज बिडिंग, जो कि एक रियल टाइम ऑक्शन है, और अगर ऑक्शंस को डिफाइन करें तो वो जो भी हाईएस्ट बिड करेगा वो उस स्पेसिफिक एड कॉल के अगेंस्ट विन करेगा, और उसी का एड सर्व होगा। और लेट सपोज उसमें अगर आपने 10 बिडिंग नेटवर्क्स को इंक्लूड किया हुआ है, देयर वुड बी सम नेटवर्क्स जो स्पेसिफिक कॉल के लिए हो सकता है बिड ना भी करें, तो वो स्ट्रेट अवे आउट हो जाएंगे। और वो जो उस बिड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर एक नेटवर्क अपनी एक वैल्यू फॉर दैट स्पेसिफिक एड जो वो सर्व करना चाह रहा है वो देगा, देन एवेलुएट होगा, जो हाईएस्ट होगा वो विन कर देगा। अब वाटरफॉल इसके अगेंस्ट है। वाटरफॉल इज कि आपने टॉप टू बॉटम एक वैल्यू डिफाइन कर दी, विच इज योर ईसीपीएम, और वो उसको फिर एनालाइज करेगा टॉप टू बॉटम, जहां पे भी उसे स्पेसिफिक ईसीपीएम के अगेंस्ट कोई एड मिल जाएगा। वो किसी भी नेटवर्क का हो सकता है, एडमॉब का भी, मल्टीपल अदर नेटवर्क जो आपने बिडिंग में यूज किए हुए हैं, तो जहां पे भी मिलेगा वहां पे वो स्टॉप हो जाएगा। फिर उसको कंपेयर कर देगा कि बिडिंग के साथ, कि बिडिंग में क्या वैल्यू मिली थी और वाटरफॉल में क्या मिली, और उस पूरे सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करके, लेट सपोज इसमें फिर केसेस बन जाएंगे कि आपका बिडिंग में हाईएस्ट वैल्यू थी 10, बट सॉरी, बिडिंग में हाईएस्ट वैल्यू आपकी आ गई 10, और आपने जो वाटरफॉल का सेटअप किया हुआ है वो 8 से स्टार्ट हो रहा है। अब डेफिनेटली यहाँ पे वो नीचे जाके नहीं देखेगा। लेकिन अगर आपकी बिडिंग से वैल्यू मिली 2 और आपकी वाटरफॉल में हाईएस्ट वैल्यू थी 10, 8, लेट्स सपोज 6, 4, तो वो इन 4 वैल्यूज को चेक करेगा। चारों पे अगर उसको किसी भी वैल्यू पे कोई ऐड मिल गया तो वो सर्व कर देगा वाटरफॉल से, क्योंकि बिडिंग की वैल्यू लोएस्ट थी। लेकिन अगर चारों से नहीं मिला, फिर वर्स्ट केस सिनेरियो में वो 2 को ही सर्व करेगा, बट वो चेक सबको करेगा। सही है। और इसी केस में फिर हमारी ऐड लेटेंसी भी इंक्रीज हो रही होगी, ऐड लोड टाइम भी इंक्रीज डेफिनेटली, होगा। हाँ डेफिनेटली। अब इसकी एक डाउन साइड ये है कि आपकी एड लेटेंसी इंक्रीज होगी, विच इम्पैक्ट्स योर शो रेट्स एज वेल। अगर आपने शो रेट्स को हैंडल किया हुआ है कि इतनी देर से ज्यादा मैं यूजर को नहीं वेट कराना चाहता, तो वो आगे मूव कर जाए, तो आपका शो रेट इम्पैक्ट होगा। लेट सपोज अगर यूजर वेट कर रहा है तो यूजर की अनोयंस बढ़ेगी। अब उसका बैलेंस आपको खुद बनाना है अपने डेटा को देखते हुए कि आपका लेटेंसी पहले कितनी थी, और यूजर की मूवमेंट आपके उस फीचर, उस ट्रांजिशन में सक्सेसफुली कितना यूजर अगली स्क्रीन तक जा रहा था।
और आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग कितना यूजर जा रहा है। अगर नहीं है इसमें कोई डिफरेंस, तो डेफिनेटली आप मजीद नेटवर्क्स डाल सकते हो, अगर है तो कम कर सकते हो। और फिर आपने अपनी लिमिट खुद डिफाइन करनी है कि लेट सपोज पहले मेरी एड लेटेंसी थी 2 सेकंड की, अब वो 4 पे चली गई है, तो 3 इज बेटर कंपेयर टू 4, तो मैं 3 पे रिलाई कर लूँ। लेकिन अगर आपका रेवेन्यू बहुत ज्यादा बूस्ट कर गया तो आपके लिए डेफिनेटली फिर 4 लेटेंसी भी मैटर नहीं करती। फिर आप यही देख रहे होगे कि एट द एंड मुझे रिवॉर्ड बहुत ज्यादा मिल रहा है और रिटेंशन लेट से या सक्सेस जो है उस स्क्रीन की वो इतनी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुई। तो एफर्ट वर्सेस रिवॉर्ड अगर बहुत ह्यूज है तो आप उसको कीप कर लो, नहीं तो उसको एडजस्ट कर लो। अच्छा, एक और जो चीज़ है फुरकान भाई देखने में मिलती है कि जो वाटरफॉल जब सेटअप किया जाता है तो बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यूज़ ऐड कर ली जाती हैं, और उन्हीं वैल्यूज़ के अगेंस्ट जो मल्टीपल ऐड नेटवर्क्स हैं जब वो ऐड होते हैं, तो ये चीज़ जो है वो मेरे ख्याल में ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी लेटेंसी को। हाँ हाँ, जितनी ज्यादा वैल्यूज होंगी, लेट सपोज अब एक बंदा अगर 100 वैल्यूज डाल लेता है तो डेफिनेटली वो वर्थ नहीं है। पहले तो उसने अपना ऑपरेशनल बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया, सेकेंडली फिर सिस्टम को भी इतना उसने एंगेज कर लिया एक रिक्वेस्ट के अगेंस्ट के वो इतनी वैल्यूज को चेक कर रहा है, तो लेटेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर यूजर इतनी देर वेट कर रहा है और फिर भी ऐड नहीं आ रहा और आपने बाउंड किया हुआ है कि जब तक ऐड नहीं आता यूजर आगे ना मूव कर सके, तो यूजर वहां पे वेट करता रहेगा कोर एक्शन को लेने में, तो वेटेज बढ़ गई तो डेफिनेटली यूजर की अनायंस बढ़ गई, विच इम्पैक्ट्स योर चर्न्स, योर रिटेंशन एज वेल। और उसके अलावा जो जब आप सिस्टम को ऑक्यूपाई करते हो इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट के हाँ, अगेंस्ट, तो आपको सिस्टम भी पेनलाइज करेगा फिर। सिस्टम पे नहीं कह सकते क्योंकि सिस्टम ने ही आपको ऑप्शन दी है कि आप ये सारा कुछ कर सको, बट आप उसका मिस यूज जरूर कर रहे हो कि लेट सपोज गूगल पीओसीज दे मोस्टली से कि आप टेस्ट आउट करो 5 वर्सेस 7 वैल्यूज यूज कर लो, 7 नहीं तो 10 के अगेंस्ट यूज कर लो। हो सकता है आपने 10 यूज किए हैं तो 5 करके देखो, तो वो आपके लिए वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करे, क्योंकि इस पूरे सेटअप के अंदर ए बी टेस्ट की फंक्शनैलिटी गूगल ने आपको दी हुई है एडमॉब डैशबोर्ड के अंदर। तो आप उसमें जितनी भी वेरिएंट्स आपके माइंड में आ रही हैं कि वेरिएंट ए में ये हो, वेरिएंट बी में ये हो, बी विन कर गया तो अब मैं उसको फिर कुछ और टेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं वो कर लूँ। तो वो आपके माइंड में जितनी चीजें आ रही हैं आप उसको डबल चेक कर लो अपने एक्सपेरिमेंटेशंस को लेते हुए, और जितनी वैल्यूज आप करना चाह रहे हो 10 वर्सेस 20 भी करके देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि यार मैच रेट बहुत हाई हो गया, ईसीपीएम भी बहुत बेहतर हो गया, लेकिन एड लेटेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई, रेवेन्यू हो सकता है इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो गया। तो ये सारी चीजें फिर आपको उधर ही डैशबोर्ड के ऊपर सारे मैट्रिक्स मिल रहे हैं ए बी टेस्ट के सेटअप में ही, तो आप उनको देखते हुए अपने बाकी प्रोडक्ट के मैट्रिक्स को देखते हुए कह सकते हो कि आपके लिए 20 अगर बेटर हैं तो आप 20 को ले लो, अगर नहीं बेटर 5 बेटर हैं तो 5 पे वापस आ जाओ। सही है। और अभी हमने जितनी भी डिस्कशन की है बेसिकली ये एक ही तरफ हमें मतलब डिस्कशन जा रही है कि अगर आपने अपनी एड लेटेंसी को देखना है तो आपको कोई ना कोई एनालिसिस परफॉर्म करना है, अगर आपने अपने हाँ, यूज़र के एक्सपीरियंस को देखना है तो एनालिसिस परफॉर्म करना है। तो गूगल हमें यस जो है ना वो मल्टीपल एड रिपोर्ट्स, एड मॉक की रिपोर्ट्स यस। जो हमारे पास डिफाइंड रिपोर्ट्स होती हैं वो देता है। इन रिपोर्ट्स में से हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एलिमेंट्स देखने चाहिए, हर रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली क्या चीज़ जो है वो हमारे लिए बेस्ट सूटेबल जो है वो मतलब एक इशू या एक क्वेश्चन जो है उसको आंसर कर सकती है आपके मुताबिक। अच्छा, लेट सपोज आपने कोई ए बी टेस्ट ही परफॉर्म किया ऑन मीडिएशन, तो उसके रिजल्ट्स तो आपको मीडिएशन के अंदर ही मिल जाएंगे। लेट सपोज आपने मीडिएशन या अपने फाइव बेस एक्सपेरिमेंटेशंस को टेस्टिंग को यूज करते हुए किया, सही है। तो उसके लिए आप मल्टीपल रिपोर्ट्स यूज कर सकते हो। लेट सपोज अगर आपने सिर्फ एडमॉब की ही रिपोर्ट देखनी है तो आपके पास रिपोर्ट के सेक्शन के अंदर जो एडमॉब की रिपोर्ट है आप उसको देख लोगे, लेकिन अगर आपने उन आईडीज के अगेंस्ट मीडिएशन सेट की हुई है देन मीडिएशन की रिपोर्ट को आप यूज कर सकते हो। अब इन दोनों रिपोर्ट्स के अंदर ऑलमोस्ट आपको सेम ही चीजें मिल रही होती हैं, हाँ, सेम एक में सिर्फ डायमेंशंस और सेम मैट्रिक्स होते हैं, बस एक फिल्टर्स के अंदर उसने एडमॉब को सिलेक्ट कर दिया होता है, रेस्ट में फिल्टर नहीं होता, वो आपको दे रहा है। फिर आप बेस्ड ऑन योर फिल्टर्स, योर डायमेंशंस एंड मैट्रिक्स आप डिफाइन कर सकते हो कि आपने क्या देखना है। लेट सपोज योर गोल इज टू ऑप्टिमाइज मैच रेट, तो अब आप क्या दो आईडीज को आपने फिल्टर आउट कर लिया फॉर दैट ऐप, और आपने देख लिया डायमेंशंस में से कि उन एड यूनिट्स आपने सेलेक्ट की, उन दो एड यूनिट्स के अगेंस्ट आपके मैच रेट्स क्या आ रहे हैं। अगर आपने ईसीपीएम के अगेंस्ट या मीडिएशन वर्सेस नॉन मीडिएशन का कोई एक्सपेरिमेंटेशन की थी तो वो आप देख सकते हो कि यार वहाँ पे ईसीपीएम का क्या डिफरेंस आया। फिर उस मीडिएशन वाली आईडी के अगेंस्ट आप दे सकते हो कि आपने 5 नेटवर्क्स अगर डाले थे, उन 5 में से
बिडिंग में कितनों ने पार्टिसिपेट किया, कितनी बिड्स विन हुई, विन रेट क्या था, कितनी बिड्स सर्व हुई एक्चुअली, उनके अगेंस्ट आपका ईसीपीएम क्या था, आपके डाउज क्या थे, जो कि रिसेंटली गूगल ने अपनी रिपोर्ट्स में इंक्लूड कर दिए हैं, पहले नहीं थे होते ये एड लेटेंसी के मैट्रिक्स, डाउ के मैट्रिक्स, एवरेज रेवेन्यू पर एड व्यूअर के, पर यूजर के, ये सारे इंप्रेशन पर डाउ के, ये सारे मैट्रिक्स गूगल ने इंक्लूड कर दिए हैं। तो ये बेस्ड ऑन योर एक्सपेरिमेंटेशन है कि आपने क्या किया। अगर गोल इज टू ऑप्टिमाइज मैच रेट था या ऑप्टिमाइज शो रेट था, तो उसके अगेंस्ट आप वो वाले मैट्रिक्स सिलेक्ट कर लोगे, वो वाली डायमेंशन सिलेक्ट कर लोगे फॉर दैट स्पेसिफिक एड यूनिट्स। और हर रिपोर्ट मोस्टली ये 2 रिपोर्ट्स तो आपको जनरलाइज आपके पूरे एड सेटअप की एक कंप्लीट पिक्चर देख रही होती है, एंड देन योर एनालिसिस कि आपने क्या इंप्रूव करना था। अगर गोल था कि आपने आरपू इंप्रूव करना है, तो डेफिनेटली आरपू को आप देख रहे होगे एड यूनिट वाइज, या फिर अगर मैच रेट था तो वो शो रेट था, तो एड यूनिट्स पे उसको फिल्टर आउट करके वो देख रहे होगे। और लेट सपोज अगर कोई और रिपोर्ट है जिसमें आपके पास कोहर्ट रिपोर्ट आ जाती है या ईसीपीएम के ट्रेंड्स की रिपोर्ट आ जाती है, अब उसमें फिर आप अपने पीयर्स को एनालाइज कर सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कि आप कौन कौन से फॉर्मेट्स यूज कर रहे हो, आपके पीयर्स कौन से फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, टॉप पीयर्स कौन से फॉर्मेट यूज कर रहे हैं। समवट उसको आप एडिट कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा एडिटिंग की ऑप्शन नहीं है कि आप अपने पीयर्स को चेंज कर सकते हो। सही है। तो वहां से आपको एनालाइज हो जाएगा कि आपकी रिलायंस इंटरसेशल पे बहुत ज्यादा है, बट आपके पीयर की रिलायंस जो है वो नेटिव के ऊपर, ऐप ओपन के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो उसके बेस पे आप अपनी स्ट्रेटजी सिलेक्ट कर सकते हो कि वो कहाँ पे उनका ईसीपीएम ट्रेंड कर रहे हैं, सर्टेन जियो आपका कहाँ कर रहे हैं, उनकी क्या फॉर्मेट्स की ईसीपीएम है, आपके फॉर्मेट्स के क्या ईसीपीएम है। तो ये सारा डेटा आपको ईसीपीएम ट्रेंड्स की रिपोर्ट्स में से मिल जाएगा। और कोहर्ट में से आपको मिल जाएगी एक इनसाइट कि आपकी एलटीवी वर्सेस रिटेंशंस क्या चल रही हैं डे 1 के ऊपर, डे 2, डे 3 के ऊपर। वो सारा आप उनको मैट्रिक्स को सिलेक्ट करके आप एनालाइज कर सकते हो कि आपकी एलटीवीज कितनी है। और अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंटेशन एलटीवी को लेते हुए किया था, तो वो भी आपको कोहर्ट रिपोर्ट से फिर एनालाइज कर सकते हो उसको। सही है। अच्छा फुरकान भाई, अभी आपने बात की थी कि